हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हर शिफ्ट में जेईई मेंस के एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ और उसके बाद जल्दी से बताऊँगा क्या होता है। बेटा अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एन इक्वेशन अपन बोल सकते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, dependent variable y and derivative of dependent variable with respect to independent variable dy by dx and constant term is called differential equation। ठीक है। जैसे कि बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं। बेटा जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है ये। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है ना, तो अगर आप इसको गौर करो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब होता है फंक्शन इन x। ठीक है। ये x जो है ना ये इनपुट की तरह काम करता है, तो ऑब्वियस है कि ये x इनपुट है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। बेटा ये y जो है ना इस इनपुट को डालने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको दो चीज क्लियर हो गया कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कंटेन करता हो y, x और dy by dx एंड कांस्टेंट टर्म होगा, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें dy by dx हो, x हो, y हो एंड कांस्टेंट टर्म हो, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यहाँ पे कि कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बेटा? दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। सबसे पहले यहां पढ़ने वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा बच्चों कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन इट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाने की कोशिश करूं तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि dy by dx, ठीक है, प्लस में dz अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस में z लिखा है। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला जो फंक्शन है यानी dy by dx का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dx पे डिपेंड करता है x पे, ये भी क्या है? x पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि अच्छा dy by dx प्लस dz अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस z। इसी तरीके से dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू sin x। ठीक है। यहाँ पे d3y डिवाइड बाई dx क्यू प्लस 2 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। यानी इसका मतलब हम लोग समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही क्या हो? डिपेंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं कि दूसरा वाला क्या होता है। देखिएगा इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। बस डेफिनेशन जानना है इसके बारे में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल था, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता था। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलने वाले हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हूं बेटा वाई स्क्वायर डी जेड, है ना, इसको बोलते हैं डेल जेड डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस वाई डी टू जेड डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है ना ये वाला जो चीज है ये कितने लोगों पे डिपेंडेंट है? भाई ये जो है फंक्शन एक्स पे भी डिपेंड है, ये वाई पे भी डिपेंड है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ध्यान से देखिए कि ये क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेटा अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो आप समझिएगा
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं बेटा, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx, क्लियर है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ dy/dx या d2y/dx² लिख देता हूँ, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d3x डिवाइड बाई dx³ लिखा हुआ है बेटा, इज इक्वल टू मान लीजिए 5 देखा है। अगर मेरे से कोई पूछा है कि ऑर्डर क्या है, तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ सबसे ज्यादा टाइम्स डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर जो है बेटा हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन जो डिग्री है वो हमेशा डिफाइन नहीं होता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो देखते हैं यहाँ पे कि डिग्री क्या होता है बेटा। डिग्री के बारे में समझिएगा, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स और फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, समझिएगा, मतलब कि जो कहने का मतलब ये है कि डिग्री उसको बोलते हैं जहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उसके पावर में जो भी होता है वो होता है डिग्री। जैसे कि मैं मान लो बेटा मैं लिखता हूं ऐसे dy/dx, इसके होल पावर में मान लीजिए 3 लिख देता हूं। ठीक है बेटा, यहां पे लिखता हूं d2y/dx²। ठीक है, प्लस में 3 = 0। बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका डिग्री जो होगा वो कितना होने वाला है, 1। क्यों, सबसे ज्यादा आप ये मत बोलना कि सर dy/dx के पावर में 3 है, नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी ये dy/dx एक बार डेरिवेटिव हुआ, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसके पावर में क्या है, 1, तो डिग्री होगा 1। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है। डिग्री के लिए शर्त ये है बेटा कि ये डिग्री जो है हमेशा डिफाइन नहीं होता है, ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइंस। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से, सॉरी फ्रैक्शनल, फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स, इससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए। यानी पावर में कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर dy/dx नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। जैसे इस टाइप का एक फंक्शन से लिखा है अपने पास f1x, y, एक फंक्शन है x और y में, dm/y/dxm होल पावर में n1। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन लिखने वाला हूं f2x, y, dm-1y/y, ये एक पॉलिनोमियल टाइप में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर करने का मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बेटा ये हो जाएगा इसका क्या, ऑर्डर, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, m। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके पावर को बोलते हैं डिग्री। तो ये डिग्री कहलाएगा डिग्री। बाकी सब छोटे डेरिवेटिव है। ये देखो, ये m टाइम्स डेरिवेटिव है, m-1 टाइम्स डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा टाइम्स डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हो गया ऑर्डर, और डिग्री क्या होगा, इसके पावर को डिग्री बोलेंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काम का जो चीज है, उसको मैं बेटा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नोट में लिखा हूँ। ठीक है, ये सबसे काम का चीज है बेटा, सबसे काम का जो चीज है ये होने वाला है, dy/dx पॉलिनोमियल होना चाहिए। हमेशा पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है कि जो डिग्री होना चाहिए, यानी पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए या रेडिकल साइन इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि पावर शुड बी नेचुरल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, जो उत्पटांग पावर है उसको, उससे फ्री होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर है ना, पावर में सॉरी, जैसे मान लो जी ऐसा लिखा हुआ है बेटा, dy/dx, इसके होल पावर में 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्री इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा, आपको दोनों तरफ क्यूब करके इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम द लॉग, लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के अंदर dy/dx नहीं आना चाहिए। अब मैं बता दूं बेटा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स उसको बोला जाता है जैसे कि y डैश,
वाई डबल डैश, ठीक है, ये वाई ट्रिपल डैश, इस तरीके से ये ना, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या कहलाते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये याद रखना आपको कि ये जो ना वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ये सारे के सारे लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि डिग्री को डिफाइन होने के लिए dy बाई डी एक्स यानी पॉलिनोमियल होना चाहिए हमेशा इसका पावर, ठीक है। रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर या लॉग के अंदर, ट्रिगो के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर ये नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगर ये आएगा तो फिर डिफाइन होगा। मैं एक क्वेश्चन भी बताने का यहाँ पे कोशिश करूंगा, देखिएगा। जैसे कि ये बेटा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इसका डिग्री मेरे को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिग्री और ऑर्डर। बेटा यहाँ पे देखिए 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ और ये फंक्शन y है, तो आपको समझ में आ गया सबसे ज्यादातर यानी ज्यादा टाइम्स जो है, मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे डेरिवेटिव हुआ? यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री चाहिए, तो डिग्री देखने के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके पावर को देखना है, इसके पावर को देखना। तो पावर क्या है? 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, जैसे ये लिखा है बेटा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस में 6y बराबर में क्या? x लिखा है। अगर इसका ऑर्डर मुझे फाइंड करना है तो मैं तो दिखने वाला हूं कि डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम्स कितने बार हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार हुआ है। तो देखिए कितने बार हुआ है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। सिंपल सी बात है। डिग्री क्या होगा? इसके पावर को, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके पावर को देखना है, तो यहां से मिल जाएगा डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड, देखिएगा। ये जैसे लिखा, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे ये लिखा हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू दिस बराबर 2x स्क्वायर लॉग ऑफ d2, ये वाला चीज लिखा है बेटा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या आप बताइए कि क्या ये वाला चीज डिफाइन होने वाला है कि नहीं, तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि सर ऑर्डर इसका जो होगा वो क्या होगा, बताओ। ऑर्डर होने वाला 2। क्यों? हम देखने वाला है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑर्डर हमेशा डिफाइन भी होता है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहाँ है? डिग्री में। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर लॉग d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप बताओ क्या ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा? सर यहाँ पे जो डिग्री है डिफाइन नहीं होगा, सिंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या? सिंस इट इज, हाँ, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, सिंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री जो है ना बेटा वो डिफाइंड नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि ये जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कभी भी लॉग के अंदर, ट्रिगो के अंदर, फ्रैक्शनल, ये क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। इसके पावर में कुछ उठपटांग सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं है? क्योंकि लॉग के अंदर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि डिग्री डिफाइन तब नहीं होगा जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लॉग के अंदर आए या कोई भी ट्रिक, जैसे ऐसा लिखा हुआ है साइन dy बाई डी एक्स। क्या ये होगा? क्या डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? क्यों? dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है ना वो साइन, एक साइन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो बेटा ये याद रखिएगा, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। डिग्री को डिफाइन होने के लिए पावर में नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहला शर्त, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के जो पावर होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा चीज की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ना आप क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। अब मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स, ठीक है। क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स। इसके बारे में जानना चाहेंगे बेटा कि ये क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर क्या होता है बेटा? जिसको मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख चुका हूँ, अगर ध्यान से आप देखो तो, जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिले, हमें जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिल जाए भाई?
कर्व मिले उसे पैरामीटर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो जिसको बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि आर यहाँ पे रेडियस है, इसको बोलेंगे पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? इसको जैसे जैसे चेंज करोगे, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दूँ 3 का स्क्वायर। बेटा अब तुमको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। इन तीनों सर्कल का सेंटर क्या होने वाला है 0,0 और इसका रेडियस कितना होने वाला बेटा, इसका रेडियस होने वाला है 1, 2 और 3। तो जब बेटा इसका मान लो जब हम सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा 1 और सेंटर क्या होगा 0,0 यानी ओरिजिन। तो क्या इस तरीके से कुछ बनने वाला है, एक सर्कल जिसका रेडियस 2 और सेंटर तो सेम रहेगा ओरिजिन, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। बेटा एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा 3 होगा, इस टाइप से कुछ बनने वाला है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है कि नहीं। हाँ, फैमिली ऑफ कर्व्स, ये भी एक सर्कल, ये भी एक सर्कल, ये भी सर्कल। तो क्या इस रेडियस को बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो इस आर को बोलेंगे पैरामीटर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक और देखिएगा। जैसे y बराबर mx, क्या बेटा y बराबर mx, ठीक है। इस m को क्या बोलेंगे, m यहाँ पे पैरामीटर है या आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि m को जैसे जैसे बदलेंगे तो m को बदलने से हमारा कर्व भी बदलेगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अच्छा m जो है वो क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर होगा। तो बेटा जैसे मान लो m के जगह पे 1 रखा तो ये बनेगा y बराबर x, m के जगह पे 2 रखा तो y बराबर 2x, m के जगह पर 3 रखा तो क्या बनेगा y बराबर 3x, m के जगह पे -5 रख दिया तो ये बनेगा -5x। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। जब इसका कर्व बनाने जाएंगे बेटा तो y बराबर x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y बराबर 2x थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, ये इस तरीके से y बराबर 3x, y बराबर -5x, कैसे भाई ये कुछ इस टाइप से होगा। तो क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस m को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर, क्या बोलेंगे पैरामीटर बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलने वाला है, ठीक है। अब बेटा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट करने वाला है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमेशा एक तुमको क्या दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। और उसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक क्या मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलने वाला है। भाई अपने को क्या दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलने वाला है। तो भाई इसका मेथड क्या होगा, बहुत सारे मेथड्स है, वेरियस मेथड्स आर देयर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, बहुत सारे मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करना। ये जो है ना 90% क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा, ठीक है। कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, 90% डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करने में, है ना। तो जनरली क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी सारे चीज अपन पढ़ते हैं, ये सारे में सारे क्या दिया होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, अपने को फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, समझिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरीके का सॉल्यूशन होता है, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स इन विच पैरामीटर इज प्रेजेंट, इन विच पैरामीटर इज प्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें पैरामीटर ऑब्वियस है प्रेजेंट। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग y बराबर mx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन जिसमें पैरामीटर प्रेजेंट हो, जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता हो। अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ना उसका एक पार्ट होगा, एक मेंबर होगा, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन विच वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज प्रेजेंट। अब पहले क्या दिया रहा था, वहां पे y बराबर ऐसा रहेगा mx, उसको बोलेंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, जनरल सॉल्यूशन।
है कि नहीं। जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे अगर y बराबर मैं m की जगह पे कुछ वैल्यू दे देता हूं, ये जो है ना ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर को कुछ वैल्यू असाइन कर दूंगा, जैसे मान लो 2 डाल दिया बेटा, तो ये बनेगा y बराबर 2x। अब ये बोलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या पैरामीटर को क्या मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक खास वैल्यू दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं 2, तो ये हो जाएगा अब जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 2 तरीके का सॉल्यूशन होता है बेटा, समझ में आ गया होगा। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें पैरामीटर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें ये पैरामीटर की जगह पे कुछ वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाता है। यही लिखा है कि ये एक क्या बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या है मेंबर होता है, जिसमें क्या होता है इन विच वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज प्रेजेंट, वैल्यू पैरामीटर का वैल्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये दोनों कहानी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब यहां से देखने वाला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये जेईई में अब सिलेबस हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो हम इसके बारे में फिर भी एक बार बता दूंगा, जल्दी जल्दी से समराइज करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट द गिवन इक्वेशन इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट यानी अज्यूम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अपने को मानना है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है जिसमें क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कोई भी अपन क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको मान लेंगे, कोई कांस्टेंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, काउंट द आर्बिट्री कांस्टेंट, पैरामीटर को काउंट करना, कितने पैरामीटर आया है उसमें, ठीक है, क्या करना है अपने को पैरामीटर को काउंट करना और उसको मानना है, लेट n कैपिटल N। मान लो 2 पैरामीटर होगा तो हम लिखेंगे n बराबर 2। मान लो a और b आएगा तो लिखेंगे n इक्वल टू a और b। डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, भाई n का जितना वैल्यू आएगा ना उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है। मान लो लिखा है ऐसा, y बराबर में ax प्लस में by बेटा लिखा है, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना हो गया a और b, तो यानी n का वैल्यू आया 2, तो हम लोग क्या करने वाले इसको डिफरेंशिएट करने वाले कितने टाइम्स, 2 बार, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कहानी बेटा। तीसरा देखो, सॉल्व इक्वेशन सच दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, हमें जो सॉल्व करना है और जो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट है उसको क्या करना है अपने को निकालना है। यहाँ से क्या आ जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। ये देखो ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, तो मतलब बेटा यहाँ पे पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, a b और c, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ऑब्वियस 3 है, यही तो बताया नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा या नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे अगर अपने से पूछे कि ऑर्डर कितना है तो अपन बोलेंगे 3 पैरामीटर है, तो ऑर्डर भी क्या होगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा बेटा ध्यान से। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइज बाय सिस्टम ऑफ पैराबोलाज y² इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स प्लस ए। ये जो क्वेश्चन है बेटा जेईई में आया है 2021 में, ठीक है, और ये क्वेश्चन जेईई 2020 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, y² इज इक्वल टू a की जगह पे क्या पूछा गया बेटा b, y² इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स प्लस बी, ये जेईई 2020 में पूछा गया। देखिएगा किस तरीके से डील करने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले बेटा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना है इसमें 1 है, कैसे y² इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, तो पैरामीटर एक ही है ना जो कि क्या है a है, ठीक है, तो ये पता चल गया। अब मैं क्या करने वाला भाई, जितना पैरामीटर होगा उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है। पैरामीटर कितना है a, यानी एक पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट कितने बार करूंगा 1 टाइम, तो y² बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये दे रखा बेटा अपने को, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 2y dy बाई dx बराबर आएगा 4a आ जाएगा यहाँ से, y dy बाई dx बराबर कितना आएगा बेटा 2a, यानी a का वैल्यू यहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे को a हटाना है ना, ए को यहाँ से पैरामीटर को हटाना होता है कैसे भी, ये याद रखना। पैरामीटर को मुझे क्या करना है यहाँ से रिमूव करना, हटाना है, तो ए का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब ये ए का वैल्यू उठा के मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, ऊपर में पुट करने वाला हूँ। जैसे y² बराबर में ये लिखा 4a प्लस में ये 4x इंटू हाफ ऑफ dy बाई dx, ये जो a का वैल्यू आया ना इसको पुट किया, यहाँ पे क्या किया पुट कर दे रहा हूँ। जैसे पुट करोगे प्लस में 4 हाफ dy बाई dx, इसको सिंप्लीफाई किया इस तरीके से, जो अपने को दिया था ना y² बराबर 4a, a का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे a का वैल्यू रखूंगा, ठीक है, और रखने के बाद देखो किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा बेटा, y² बराबर 2x y dy बाई dx प्लस में dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस में सॉरी इंटू x²। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये कुछ इस टाइप से बनने वाला है। अब मैं इसके बारे में समझना चाहूँगा
कि कितना सिंपल है। देखिए कुछ नहीं करना था, हमें करना क्या है, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल है उसमें पैरामीटर काउंट करना है। क्या करना है, पैरामीटर, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, जितना पैरामीटर होगा उतना ही बार उसको n बराबर, जैसे इसमें पैरामीटर a था तो नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स है 1 है, तो डिफरेंशिएट कितने बार करेंगे, डिफरेंशिएट सिंपल एक बार करेंगे, 1 टाइम, 1 बार, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 2 पैरामीटर होता तो हम लोग कितने बार डिफरेंशिएट करते बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है ये, और मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है। सबसे पहला इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है कुछ सॉल्व करने का, पहला है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है बेटा कि वेरिएबल x वाला को x की तरफ, y वाला को y वाला की तरफ, यानी इन दिस टाइप ऑफ मेथड सेपरेट x विथ dx एंड y विथ dy। भाई x वाला को dx के साथ कर दो, y वाला को dy के साथ कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस काम हो जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इंटीग्रेट बेटा, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स, तो अपने को समझ में आएगा अच्छा ये जो फंक्शन है ना x में, तो इस dx को इधर सरकाओ, dy बराबर एफ एक्स dx आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ y लिखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये फंक्शन y में लिखा है तो ये वाला फंक्शन इसके नीचे आएगा और dx को इधर ले जाते हैं, यानी x वाला फंक्शन dx वाला के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ बस सेपरेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन लिखा था, सिंपल है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे dy और एफ ऑफ y इधर नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बराबर में एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स किसके साथ जाएगा, dx के साथ, x वाला फंक्शन dx के साथ, y वाला फंक्शन dy के साथ, बस इतना सा काम करना, फिर वापस ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कहानी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करा देता हूँ बेटा, ताकि तुमको ये बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ जाए कि किस तरीके से अपन डील करते हैं, ठीक है। जैसे ये सब बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर x दे रखा है, तो x dx को इसको इधर सरकाऊंगा तो ये आ जाएगा x dx, ठीक है, और ये आएगा dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इसका y आया, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से dy बाई डी एक्स बराबर y आया, y को नीचे सरका दिया तो 1 बाई वाई dy आएगा, ठीक है, और इधर आएगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, log y बराबर x प्लस c। इसी तरीके से यहाँ भी कहानी है बेटा, dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू वाई, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, y को यहाँ पे लाता हूँ और x को इधर ले जाता हूँ, तो फिर से वापस ये log y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आएगा। यहाँ देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर x बाई वाई, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इधर सरकाने वाला हूँ, ये इसको इधर, तो ये y dy बराबर x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन डील करते हैं, x को सेपरेट किसके साथ ले जाना है, dx के साथ, y को सेपरेट करना है किसके साथ, dy के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे ये जेईई एडवांस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। जेईई एडवांस 2017 में है ना 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इफ y इज इक्वल टू y x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये वेरिएबल सेपरेबल का ही है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि एट रूट एक्स, ये पूरा क्वेश्चन अपना है ना, दिख रहा होगा आपको। मैं क्या करने वाला हूँ ना, y वाला dy के साथ करूंगा और x वाला dx के साथ भेजने वाला हूँ। तो देखिएगा मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से कुछ अपन करेंगे, dy इज इक्वल टू, dy को सेपरेट किया और x वाला टर्म्स dx के साथ आ जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा चीज आएगा। इसको आप t मान लो या t स्क्वायर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। इसको t माना, जैसे इसका t माना बेटा, तो अपन लोग जानते हैं कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x होता है, यानी रूट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा तो 1/2 रूट x लिखना पड़ेगा, और x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है जो अंदर में फंक्शन बैठा है। तो ये इसको माना t, और जैसे ही इसको t माना बेटा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है। इसका
डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर दिस सेम फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, ये जो अंदर में बैठा है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 रूट के अंदर है ये पूरा का पूरा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 9 प्लस में x, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है, इनटू में अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये जो अंदर में बैठा हुआ है। तो 9 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और 9 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, बराबर में dx बराबर dt आएगा। इसको बेटा थोड़ा सा सुंदर बना दो, 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, तो 1/8 आया, ये रूट एक्स आया। ये सेम का सेम चीज अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिएगा ध्यान से, मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये वाला चीज सेम यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ अपन लिखे ना, इसको जो अरेंज किए, ये पूरा का पूरा कहानी बन चुका है, ये सेम पूरा का पूरा ये आ गया है। क्या आ गया है? ये पूरा का पूरा कहानी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब समझिएगा इसको किस तरीके से अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे अपन बेटा क्या कहिए, इसको t माने डिफरेंशिएट किए, ये dt के बराबर आ गया, तो dy बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये dy बराबर क्या आएगा, dt आएगा। क्या आएगा? dt आ जाएगा डायरेक्टली। इधर जो लेफ्ट राइट साइड वाला है वो dt बनने वाला है, तो dt प्लस में c इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, ये आएगा dy का इंटीग्रेशन y, ये t प्लस में c। t क्या माने थे बेटा, यही तो t था हमारा, प्लस में c। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखा था कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू बेटा दे रखा है √7, यानी x का वैल्यू इनपुट, ये x का वैल्यू क्या करना है 0 पुट करना है, और y का वैल्यू कितना रखना है √7 पुट करना है। कितना? √7। जैसे ये किया इस तरीके से, ये अपने को क्वेश्चंस में ये दे रखा था, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला देखिएगा, ये अपने को दे रखा है, मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन में डालूंगा। किस फंक्शन में पुट करूंगा बेटा, इसमें। तो जैसे y का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे √7, x का वैल्यू कितना रखना है बेटा 0 रखना है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, ये 0 रखना है, तो 0 का रूट तो 0 आएगा, तो ये आएगा √9, √9 का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, तो ये बनेगा √7 बन जाएगा, देख रहे हो √7 प्लस में c का जो वैल्यू आएगा बेटा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c का वैल्यू आ गया 0, c का वैल्यू 0 आएगा बेटा, यही चीज उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यानी जो फंक्शन मिल गया वो मिल गया y इज इक्वल टू 4 प्लस में, ठीक है, √9 प्लस x, ऐसा मिल गया। लेकिन मेरे से बेटा ये नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा गया y ऑफ 256 बताइए, ये पूछा गया। इसका मतलब मेरे से कहना क्या चाहता हो, x के जगह पे 256 रखना है, तो लो बेटा x के जगह पे 256 मैं रखूंगा। जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो 9 प्लस में ये 256 है यहाँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा। बेटा 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो 16 प्लस में ये बनेगा 9, क्या बनेगा 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये आएगा आपको 3, कितना आने वाला है, ये आएगा 3। कैसे देख लो यहाँ पे किया गया होगा, ये चीज दे रखा अपने को y ऑफ 256 निकालना था, 256 यहाँ पर रखा, जैसे रखे बेटा तो इसका वैल्यू तो हमें पता है ना यार कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 प्लस में 4 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा 3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा यहाँ पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्या पढ़ने वाला है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इससे क्वेश्चन आता है, आया भी है, मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखेंगे बेटा, इसका जनरल फॉर्म किस टाइप से लिखते हैं और किस तरीके से होता है इसका जनरल फॉर्म, देखिएगा। जैसे इसका जनरल फॉर्म ये लिखा है बेटा, इट्स जनरल फॉर्म इज dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस में c। बेटा कहने का मतलब है ना, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा x और y जो सेपरेट नहीं हो पाएगा, नॉन सेपरेबल फॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन सेपरेबल फॉर्म, जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए तो हेडिंग है हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यानी आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं डायरेक्टली दिखेगा, उसको अपने को चेंज करके वेरिएबल सेपरेबल में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो नॉन सेपरेबल फॉर्म है ना, ये जो नॉन सेपरेबल फॉर्म है ये वाला, इस पूरे को अपने को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, या तो t मान लो या v मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए जो भी होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, पुट नॉन सेपरेबल फॉर्म। नॉन सेपरेबल वाला को क्या मानना है, नॉन सेपरेबल वाला को कुछ मान लो, को v या t मान लो, कुछ भी मान लो, t मान लो,
बस हो गया, ठीक है। जो नॉन सेपरेबल, क्योंकि ये अलग हो नहीं सकता है कभी भी, ये फंक्शन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये अलग नहीं होगा, तो इसको क्या मानेंगे, वी मान लेंगे। और वी मान के क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा ए, ये आएगा बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सी का वैल्यू 0, ये डी वी अपन डी एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये वाला चीज़ क्लियर है ना। अब समझना ध्यान से, अब यहाँ से क्या करना है, किस तरीके से अपने को डील करना है समझिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चंस मैं नहीं करता यहाँ पे, चलिए ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे कि अपने को कोई भी क्वेश्चंस उठा लेते हैं। हाँ बेटा, मैं जैसे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे किया हूँ, ये देखिए जेई में आया था ये 2019 में। कब पूछा गया ये क्वेश्चन, 2019 में। समझिएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ये जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बड़ा सिंपल है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या ये बेटा सेपरेट हो सकता है? सर कुछ लोग कोशिश करता है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy कर दो। बेटा ये ना सेपरेट आउट नहीं हो सकता है, ये मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो नॉन सेपरेबल है, जो सेपरेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उसी को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे या वी मान लेंगे। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को टी मान लिया। क्या मान लिया? टी माना। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे इसको टी मानिएगा तो यहां से करोड़ों का फायदा हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर टी। नॉन सेपरेबल को क्या मानना है, टी मानना है, कुछ मानना है तो टी माना। इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा, अब अपन लोग जो एक्स माइनस वाई को, तो देखो क्या बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या था बेटा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, यही था ना। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स लिखूंगा, इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा बेटा, टी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? नहीं है, तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मेरे को पता है कि यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए ये डी टी के साथ जाएगा टी वाला फॉर्म, तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा। और दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो देखो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिल जाएगा फॉर्मेट, ये वाला चीज़, ठीक है। मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, वापस फिर से वही जो चीज़ मैं लिख रहा था वही चीज़ आ रहा है यहाँ से, ये वाला आया। इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, नेगेटिव चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो या डायरेक्टली फार्मूला लगा दो, तो ये आएगा डी एक्स बराबर में माइनस टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये आएगा एक्स माइनस 1/2 एल एन टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस में 1, इसके पूरे का मॉड प्लस में बेटा सी, पूरा दुनिया जानता है। अब टी को रिप्लेस कर दो वापस x माइनस वाई से। जैसे x माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो देखो ये क्या दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, हाफ ऑफ दिस, यही तो दिख रहा है बेटा, है कि नहीं, यही मैं किया हूँ। x प्लस में c आया, देखिए ये वाला चीज। अब ये घूम फिर के अपने पास ये आया। अब इसमें कंडीशंस दे रखा था कि y ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी x का वैल्यू अपने को 1 डालना है और y का वैल्यू क्या डालना है, 1 डालना है, ये गिवन है। जैसे बेटा आप क्या करोगे, यहां से देखोगे ध्यान से, तो मैं क्या करने वाला हूं, x का वैल्यू और y का वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरे को मिल जाएगा c का वैल्यू कितना, -1। तो अब c की जगह पे यहाँ वैल्यू रख दो, तो घूम फिर के अपने पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ एल एन एक्स माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस में 1, ठीक है। क्योंकि अपने को फाइनल आंसर किस में चाहिए, x और y में, उसको तो अपन कुछ ना कुछ माने थे, तो फाइनल आंसर इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो बेटा आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका क्या शर्त है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ जो इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल नाम से समझ में आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज सेड टू बी, एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस टाइप से इसको पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी फंक्शन होगा एक्स और वाई में, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स कोमा वाई है, दूसरा फंक्शन होगा एक्स कोमा वाई में, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, जी ऑफ एक्स कोमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये सारे के सारे फंक्शन किसमें होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और एक्स और वाई में होना चाहिए, ऑफ द सेम डिग्री। ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने वाला चीज है। टू सॉल्व होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पुट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, सबसे पहले इस तरीके से बनाना अपने को, y बराबर वी एक्स मानना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपन डी एक्स, बाई चेन रूल लगा दो, ठीक है, सॉरी u इंटू v लगा दो तो आ जाएगा यहाँ से दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू फॉर्म, ये इस फॉर्मेट में बनेगा। और ये इस फॉर्मेट में बन गया ना बेटा, अब इसके बाद से तो तुम काम कर ही सकते हो, x वाला को सॉरी v वाला को dv के साथ और x वाला को dx के साथ सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो काम वही करना है, उसके बाद से फिर से वापस अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या किया था, y इक्वल टू क्या माना था बेटा, y इक्वल टू वी एक्स माना था, तो अपने को v को रिप्लेस करना पड़ेगा y बाई एक्स से, है कि नहीं, v को y बाई एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बाल मान लो कि कितने बच्चों को दिमाग में ये चल रहा होगा, सर पहले पता तो कैसे करेंगे इसको कि ये होमोजीनियस है, तो उसका तरीका मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ बेटा, देखना ध्यान से। कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है, हाउ टू चेक, क्या हाउ टू चेक, कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है, तो सिंपल काम करना है, रिप्लेस करना है x को tx के साथ, y को ty के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, इन होल एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन को ना x को रिप्लेस करना है tx के साथ और y को रिप्लेस करना है ty के साथ। इफ t कंप्लीटली कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, भाई t जो है ना या तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, वहां t दिखे ही नहीं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, कंप्लीटली इफ टी कंप्लीटली कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, देन इट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वो मैं समझाने का यहाँ पे कोशिश करूंगा बेटा, देखना ध्यान से। जैसे कि ये समझाऊंगा क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, ये जो इक्वेशन लिखा है ना ये होमोजीनियस है कि नहीं है, मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा चालाकी से x के जगह पर लिखूंगा tx, तो tx का होल स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर के y की जगह पर क्या लिखूंगा ty, तो ये बनेगा t स्क्वायर y स्क्वायर, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई ये बनेगा x की जगह पर tx और ये बनेगा ty, तो ये बनेगा tx इंटू में टी वाई प्लस में 3। बेटा तुम ध्यान से देखो ना, तो टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या बनेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा एक्स वाई और प्लस में 3। क्या टी स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन आ रहा है, नहीं कंप्लीटली कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि नॉट ए होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। समझ में आया, या तो t कंप्लीटली कॉमन हो जाए या t गायब होके वापस यही एक्सप्रेशन मिलेगा ना, तो हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल ये समझिएगा बेटा, जैसे ये वाला लिखा हुआ है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई प्लस में 2, ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से वापस वही काम करने वाला हूँ बेटा, वाई स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई वाई की जगह पे टी वाई लिखना है, एक्स की जगह पे टी एक्स, तो ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन, ठीक है बेटा, ये एक्स बाई वाई है तो इसको लिखूंगा टी एक्स डिवाइड बाई टी वाई, क्लियर है ना, प्लस में 2। बेटा तुम ध्यान से देखो ये सब उड़ रहा है, ये टी से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, टी से टी उड़ गया, ये मुझे मिल रहा है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ये मिल रहा है एक्स बाई वाई प्लस में 2। बेटा ये वापस वही इक्वेशन मिल रहा है, ये वापस यही इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो आपको चेक करना आ गया होगा कि होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे tx से और y को रिप्लेस करेंगे ty से, और करने के बाद कंप्लीटली t गायब हो जाए या कॉमन सेम एक्सप्रेशन मिले तो अपन बोलेंगे कि होमोजीनियस है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, पुट y बराबर tx या vx भी पुट कर सकते हो, dy बाई dx बराबर में इसमें क्या लगाओगे, u इंटू v लगाओगे तो t प्लस में x dv, छोड़ो पकड़ो मेथड इसको बोलते हैं, या x बराबर ty, ये थोड़ा सा कम आता है, कभी कभी आता है, जनरली ये यूज अपन करते हैं, बाकी दोनों के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना है, y बराबर tx या x बराबर ty, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवाया था बेटा, ये जेई में आया था बेटा 2013 एडवांस में, ठीक है, इसको समझिएगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। जे एडवांस 2013 के अंदर ये पूछा गया था, ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,π/6, एक कर्व है जो कि पास करता है 1,π/6 से, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब होता है dy/dx, ठीक है, एट द पॉइंट x, y, ऑब्वियस x, y पे by/x और प्लस sec y/x, यानी dy/dx का अपने को ये वैल्यू दे रखा है,
और ये पॉइंट जो है ना वो किससे पास कर रहा था 1,π/6 से। x बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व अपने को निकालना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से डील करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मेरे को पता है कि स्लोप ऑफ द कर्व एट x, y जो होता है वो क्या होगा, dy/dx होगा। क्या होगा, dy/dx होगा। बराबर में ये दे रखा अपने को, ये गिवन है, बोला है कि जो कर्व का जो स्लोप है ना वो ये है, ठीक है। तो मेरे को पता चला, अच्छा ये तो मेरे को दिख रहा होमोजीनियस। कैसे पता चला, अरे सर इस पे रखो ना, ये ty रखो सर, ये tx बन जाएगा सर x प्लस में सेक ऑफ ऑब्वियस अभी जस्ट किया था ty डिवाइड बाई tx। क्या ये होमोजीनियस है, देखिए ये सब कट गया, वापस यही एक्सप्रेशन मिला, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब मैं क्या करने वाला हूँ समझिएगा ध्यान से बेटा। मैं अभी बताया था कि y बराबर में tx पुट कर दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, dy/dx, ठीक है। t को रहने दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, x को लिखा और dt/dx लिख दूंगा, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, dt/dx, अब बताओ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए dy/dx। तो यहाँ से मैं dy/dx का वैल्यू पता चल गया, अच्छा ये आया t प्लस में x dt/dx, सेम चीज़ आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यही चीज़ यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो बेटा ये जैसे ही रखोगे ना, ये रखोगे t प्लस x dt/dx बराबर में t प्लस सेक t से t उड़ गया बेटा, यहाँ बचेगा x dt अपॉन क्या dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और इस सेक t। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल तो लगाओ पहले, हाँ सर लगाएंगे ना सर। अभी ये आएगा dx अपॉन x, क्या आएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू ये बेटा dt अपॉन ये सेक t नीचे जाएगा, तो dt अपॉन सेक t का मतलब हो जाएगा dt अपॉन सेक t बेटा। लेकिन पता है ना ये सेक का मतलब होता है cos t dt, क्या बनेगा cos t dt, इसका मतलब क्या हो जाएगा sin t प्लस में c, और ये आ जाएगा ln x, ठीक है ln x। तो यही तो लिखा है बेटा, तो देखो ध्यान से, ये ln x से इसका आ जाएगा प्लस में ये। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी शायद दे रखा है ना, कंडीशंस कुछ दे रखा है, जैसे sin t बराबर ln x mod x प्लस में c आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से भाई, अब t को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा ना, y/x से, तो ये बनेगा sin y/x ln x प्लस में c, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन बेटा यही थोड़ी रुकना है, इसमें कुछ और शर्त दे रखा है, कुछ और कंडीशंस दे रखा है। बोला था इसमें कि आप क्या कीजिएगा, पास करवाइएगा इस कर्व को किससे 1,π/6 से, यानी x के जगह पे 1 रखना है, y के जगह π/6 रखना है। जैसे रखिएगा तो ये बनेगा sin π/6 प्लस में 0 प्लस में c, log 1 जो होता है कितना होता है 0 होता है, sin π/6 का वैल्यू 1, c का वैल्यू हाफ आ गया। जैसे c का वैल्यू हाफ आया तो c का वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, काम हो गया। तो देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन था, ये बड़ा सिंपल था, sin y/x बराबर ln x प्लस में हाफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा कुछ और टॉपिक, नया टॉपिक इसी के अंदर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग शुरू करने वाला है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये बोर्ड में है, लेकिन जेई के लिए, जेई के सिलेबस से बाहर है ना, आउट ऑफ सिलेबस है, जेई में नहीं आता, नॉट इन जेई, ओनली फॉर बोर्ड, ठीक है, ओनली फॉर बोर्ड। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको रिड्यूस करके क्या लाना होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। ये आता नहीं है, ठीक है, ये विलुप्त है। क्या है, विलुप्त, खत्म, अब ये नहीं आता है, ठीक है। समझने की कोशिश करना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इट्स जनरल फॉर्म कैसा होता है इसका, है ना। जनरल फॉर्म कैसा होता है बेटा, dy/dx बराबर ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाई ax प्लस by प्लस c, यानी कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस में c। इसका एक शर्त है कि a/a, ये अरे कहाँ गया, हाँ, ये a/a x का कोएफिशिएंट और ये y का कोएफिशिएंट यानी b/b, ये कभी भी इक्वल नहीं आना चाहिए, इसका शर्त है। इसमें करना क्या होता है बेटा, बेसिकली अपन x के जगह पे क्या पुट करते हैं, कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस में k पुट करते हैं, ठीक है। कैपिटल Y की जगह, सॉरी स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस के, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस h पुट करते हैं। तो dy/dx क्या बनेगा, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो जो dy/dx जो ऊपर में जो ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ax के a कैपिटल y, कैपिटल वाला को यहाँ पे, कैपिटल वाला को यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ, बाकी इन सबको एक साथ, ये सारे के सारे इनको एक साथ कर दिया, ठीक है। अब हमें पुट करना होता है कि ये जो लिखा है ah प्लस बी के प्लस में c ना, इसको 0 पुट कर दो। ये वाला जो लिखा है ah प्लस में बी के प्लस में c, इसको 0 करना है, और y बराबर vx पुट करना है। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इस जैसे ही इसको 0 पुट किया तो यहाँ से क्या करना अपने को, फाइंड करना होता है h
कॉमा के। लेकिन इससे सवाल नहीं आता है, आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए ज़्यादा इसको इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेटा आँख बंद करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ है, इस पर फोकस खूब करना है बेटा। ठीक है, मैं सुनिएगा ध्यान से, बताने वाला हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। 90% चांस मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मेंस में, एडवांस में इससे आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है, अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर से वापस रिपीट करना है कि व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? y को, एंड इट्स डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, ये y है, ये y है, ठीक है, ये y है और ये इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। अगर इन द फर्स्ट डिग्री ही होना चाहिए, यानी डबल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं होना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर हमेशा एक होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखेंगे कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव ये y है और इसका डेरिवेटिव ये, कभी भी y साथ में और ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है ना? इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इसका शर्त है यही। ठीक है, अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल y कैन बी एनी ऑर्डर, y का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन x का भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ y कैन बी एनी ऑर्डर, भाई y के लिए तो कुछ शर्त नहीं है, इसी तरीके से x के लिए भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिखा है a0 dn y डिवाइड बाई dx पावर n, a1 d के पावर n माइनस 1 y डिवाइड बाई dx पर, इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म होता है जो पॉलिनोमियल टाइप लिखते हैं। a0 a1 a2 डैश an आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या कहलाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाते हैं बेटा, ये कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। कौन? a0 a1 a2 an, ये सारे कहलाएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसको दिल में बसाना है। कहाँ बसाना है? हाँ, इसको बसाना है दिल में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुमको इस पेज में पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ो, दिल में बसाना है। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है, इससे ये फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए। कैसा है फॉर्मेट? फॉर्मेट बड़ा सिंपल है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्यू लिखा हुआ है। ये देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, y और y एक साथ में आएगा ना, ये वाला y वाला एक साथ, dx डिवाइड बाई डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू, एक्स वाला एक साथ आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले इसके बात करते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू लिखा हुआ है, y वाला एक तरफ आ रहा है, y वाला एक तरफ। ठीक है, इसमें x वाला एक तरफ। ठीक है ना, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, p और q क्या रहेगा, x में फंक्शंस रहेगा, फंक्शन ऑफ x का फंक्शन रहेगा। आप देखिएगा ध्यान से, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि e के पावर में p इंटू डी एक्स, ये जो y पे आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में c। देखिएगा फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ऐसा फॉर्मेट होगा dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई बराबर में q। ठीक है, dy यानी y वाला ऊपर में आएगा, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा ये e के पावर में ये y का कोएफिशिएंट यानी p इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना, उसके बाद से लिखिएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dx प्लस में c। ये होता है, बस इतना याद रखना है। इसके लिए बेटा क्या होगा, ये जैसे फॉर्मेट दिखाई देगा dx अपॉन dy प्लस, ठीक है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, q, यानी ये जो है x वाला ऊपर में रहेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, कुछ नहीं, x का कोएफिशिएंट e के पावर में p इंटू डी वाई, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेट किया, जैसे इंटीग्रेट किया तो इसका जो आंसर आता है वो कैसे आ जाता है, डायरेक्टली x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में, ठीक है,
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में C, बस ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका डायरेक्टली फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को याद रखना। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है बेटा ऑलरेडी जेई एडवांस में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, और जेई मेंस 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। बेटा यहाँ पे क्या क्या कहानी लिखा हुआ है देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे अक्सर फंसते जाते हैं। बेटा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर दिस, ये क्वेश्चन अपना। ठीक है, मेरे से पूछा गया है माइनस रूट 3/2 से लेके रूट 3/2 fx dx, और हम जानते हैं कि जब भी लिमिट इस तरीके से हो माइनस से प्लस, यानी सेम लिमिट हो, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क हो, तो हम फंक्शन को चेक करना पसंद करेंगे। माइनस ए से ए, तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि ऑड है, इवन है या नैनो फंक्शन है, किस टाइप से। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, देखिएगा। सबसे पहले ये कहानी हमें लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे अगर अपन अगर जो है, जैसे मैं फॉर्मेट लिखा था dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू कितना q, तो p का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला कंपेयर करोगे तो p ये मिल जाएगा मुझे। q क्या है, राइट साइड वाला यानी q है, ये पूरा का पूरा q कहलाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो ये आएगा e के पावर में p इंटू डी एक्स, यानी x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा ना। नीचे वाला कट्टी मानोगे, मैं क्या करता हूँ चतुराई से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, जैसे तुम करोगे बेटा ये आएगा e के पावर में हाफ। ये फंक्शन जो लिखा है ना, ये f है और इसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, तो ये लिखेंगे ln एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम जानते हैं बेटा इसको ना e के पावर में, ये हाफ को इसका पावर में ले सकते हैं लॉ के प्रॉपर्टीज से, है ना, ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में ऐसा। अब बेस में तो ये होता बाय डिफॉल्ट, तो ये खत्म, तो ये आया रूट अंडर, ये मॉड लगता है यहाँ पे, याद रखना है ना, मॉड लगता है, तो मॉड ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आया। ये क्वेश्चन क्यों खूबसूरत है मैं इसका कारण बताऊंगा अभी, देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर देखिए, मेरे पास आया था ये वाला चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको क्या किया बेटा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है सर, मॉड के अंदर जो है ना बेटा माइनस एक्स लिखो या एक्स लिखो, ये तो सेम ही आएगा ना बेटा। 2 का मॉड या माइनस 2 का मॉड, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी तरीके से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, ये मॉड के अंदर है, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, ये सब सेम ही आएंगे। तो इससे फायदा है अपने को यहाँ पे, इसीलिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। अगर यहाँ पे आप लिखते रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, तो इसलिए ध्यान रखना था कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जैसे कैंसिल आउट हो गया तो बस अपने को क्या करना, अब बचेगा ये वाला, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, ये बचेगा x के पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा x के पावर 5 डिवाइडेड 5, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास फंक्शन आ गया। y अब 0 बराबर 0 दे रखा है बेटा, ये कंडीशन है, यानी x का वैल्यू 0 डालना है, y का वैल्यू 0। जैसे ये करोगे तो आपको कुछ यहाँ से दिखेगा कि c का वैल्यू 0 आ गया, क्या आया, c का वैल्यू 0 आया, c का वैल्यू 0 आया, इसको क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ये अपने से कुछ इस टाइप से अपने को मिल जाएगा यहाँ ऐसा। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, और ये c का वैल्यू तो 0 रख दिया, ये अपना फंक्शन है। लेकिन अपने से मैं क्या किया हूँ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये कुछ इस टाइप से फंक्शन मिलेगा। अब मैं ये जो y मिला ना, इसी y का, तो ये y है बराबर fx है, यही तो है fx, ये क्या है fx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है माइनस रूट 3/2 से लेकर रूट 3/2। तो मैं अब इसका इंटीग्रेशन निकालने वाला हूँ, देखना ध्यान से। ये वाला चीज लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ये लिखा है कहानी, क्या लिखा है, ये वाला पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है। मैं बेटा क्या करने वाला हूँ इसका, देखिएगा यहाँ पे माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2 है, तो जब ऐसा होता माइनस ए से ए हो तो अपन फंक्शन को चेक करते हैं। बेटा ये वाला फंक्शन को दोनों को चेक किया, ये फंक्शन ऑड निकला। सर पता कैसे चलता ऑड फंक्शन है, बेटा ऑड फंक्शन के लिए x के जगह पे माइनस एक्स रखते हैं, x के जगह पे माइनस एक्स रखने के बाद अगर माइनस बाहर आ जाता है तो बोलेंगे कि ऑड है, x के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद अगर x बाहर नहीं आता तो बोलेंगे ये इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है बेटा, ऑड। क्लियर है, ये फंक्शन ऑड है, तो ये ऑड था, x के पावर 5 था नेगेटिव, तो ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का लिमिट क्या आता है, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में माइनस a से लेके a fx dx। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑड होता है तो इसका आंसर आता है 0। इवन एक केस में क्या आता है, 0 से लेके a 2 टाइम्स हो जाता है fx dx, याद है, तो ये वाला चीज, तो ये तो 0 हो गया, बचा ये, तो भाई अब ये बचा, तो इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं हम लोग ना, ये वाला चीज बचा है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा,
इवन फंक्शन था ये क्या था बेटा, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या करते हैं, इवन फंक्शन है ये फंक्शन इवन है तो 0 से लेके √3/2 कर दूंगा और 2 टाइम्स कर दूंगा। देखो ऐसा लिख दिया, कैसा लिखा, ऐसा कुछ बन गया। अब ऐसा बना, अब मैं क्या करने वाला हूं, x के जगह पे sin थीटा पुट करने वाला हूं। क्या पुट करने वाला हूं, x के जगह sin थीटा, dx आ जाएगा cos थीटा d थीटा आएगा। कितना आएगा, cos थीटा d थीटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/3 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इनटू cos थीटा। ये वाला कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ठीक, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो sin स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा 0 से लेके π/3 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो sin स्क्वायर थीटा का हम बताए थे कि बेटा इंटीग्रेशन में कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हो तो याद रखिएगा उसका पावर सिंगल पावर होना चाहिए, सिर्फ 1 पावर होना चाहिए, उसको रिड्यूस करके लाना है। जैसे sin स्क्वायर थीटा इसका इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, इसको रिड्यूस करके 1 में लाएंगे तो लिखूंगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या करना है, ये आएगा थीटा माइनस sin थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा 1 इंटू डी थीटा, इसका आएगा थीटा, cos 2 थीटा का आएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 0 से π/2 रखिएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया किस तरीके से अपने को इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोला जाता है बेटा, दूसरा भी नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस में py बराबर में, ये इस टाइप से कुछ फॉर्मेट रहेगा। किस टाइप से फॉर्मेट रहेगा, इस टाइप से कुछ फॉर्मेट रहने वाला है। ये dy/dx प्लस py बराबर q इंटू वाई रेज़ टू द पावर n। मेरे कहने का मतलब है, मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, जो राइट साइड में है RHS में, मैं सिंपल भाषा में समझता हूं, RHS में y वाला फंक्शन को हटाओ, y वाला फंक्शन को हटाना है बस, RHS से, है ना, RHS से y वाला फंक्शन को हटाना है बस, सिंपल है। सर हटाएंगे कैसे, डिवाइड मार दो ना बेटा, जैसे कि ये लिखा है dy/dx प्लस py बराबर q इंटू वाई रेज़ टू द पावर n, y रेज़ टू द पावर n से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये RHS से ये y वाला फंक्शन जो है इसको हटाना है तो इससे डिवाइड करना है, ऐसा बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया, बस ये सिंपल याद रखना आपको कि RHS से क्या करना, y वाला फंक्शन को कैसे भी हटाना है, ठीक है। ये घूम फिर के वापस वही सब बनने वाला है, ठीक है। जैसे ये सारा का सारा कहानी वही लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ, जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, dy/dx प्लस fx इंटू वाई gx इंटू वाई रेज़ टू द पावर n, RHS में क्या है, y रेज़ टू द पावर n, मैं डिवाइड करूंगा y रेज़ टू द पावर n से दोनों तरफ। जैसे डिवाइड करूंगा ना बेटा ये बना, और ये जैसे बनेगा ना तो ये वाला fx इंटू में जो बनेगा इसको हमेशा t मानना है, जैसे t मानोगे ना तो ये इसका डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये gx है, RHS में y वाला फंक्शन से डिवाइड करना है, उसके बाद x वाला फंक्शन के जो होगा उसको पुट करो। ये जो है ना बेटा, ये जैसे डिवाइड किए तो y तो इधर से हट गया, ये यहाँ पे आएगा, और इसको जब मान लो t जैसे मानोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मेट भी है इस टाइप से भी, h' dy/dx प्लस में fx इंटू h ऑफ y gx दे रखा है बेटा। तो क्या करने वाला है, वापस ये जो है ना इसको t मान लो, जैसे इसको t मानोगे तो देखो h' dy/dx बना है तो ये बन जाएगा dt के बराबर बन जाएगा। तो याद रखना है कि RHS में जो भी चीज़ y वाला फंक्शन RHS में जो भी आएगा उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद fx के साथ यहाँ पे जो भी बनेगा उसको t मानो, और t मानते ही ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस में डिस्कस कर देता हूं ताकि जल्दी से चीज़ें समझ में आए। बेटा जैसे ये क्वेश्चंस लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी आप बोले कि राइट साइड में जो भी लिखा होगा y वाला, उस y वाला को हटाना है, यानी y वाला फंक्शन से डिवाइड करना है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज किया, सुंदर बनाया, इस टाइप से कुछ दिखा। बेटा y वाला फंक्शन यहाँ पे है y², तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा y² से। RHS में y वाला फंक्शन से डिवाइड करना, याद रखना, RHS में y वाला फंक्शन है, y² है तो इससे डिवाइड किया। डिवाइड करते बेटा मेरे को कुछ इस टाइप से दिखा, और जैसे ही अब ये दिखा ना तो मैं क्या करूंगा, इसको चला के इसे t मानूंगा, क्या मानूंगा, t मानूंगा। जैसे t मानिएगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो इससे करोड़ों का फायदा हो जाता है अपने को। ये याद रखिएगा बस, राइट साइड में जो भी y वाला फंक्शन हो उसको t माने, t मानने के बाद इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करना, और जैसे पुट कीजिएगा तो इसका ये पूरा का पूरा कहानी जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt/dx बन जाएगा। देखिए इससे फायदा, इसको t मानिए, t मानते ही ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा।
और dt बनने के बाद कुछ इस टाइप से ये फॉर्मेट बनेगा। अब ये मेरे को सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल था ना, इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल में ला दिया है। अब मेरे को दिख रहा है सर dt अपॉन dx, ठीक है, प्लस में tx बराबर में x क्यूब दिख रहा है। बेटा यहाँ पे ना मेरे को p का वैल्यू दिख गया, क्या, x, p का वैल्यू x, तो e के पावर में x dx इंटीग्रेशन निकालना, e के पावर में आ जाएगा x²/2। अब मेरे को तो आंसर पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे y की जगह पे t काम करेगा बेटा, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये का पूरा लिखा। अब भाई मेरे को पता है कि x² को मैं क्या मानने वाला हूँ, यहाँ पे z मान लेता हूँ, z मानूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x dx किसके बराबर आ जाएगा, dz के बराबर आ जाएगा, कुछ ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में ये बनेगा e के पावर z 2z, ठीक है। यहां से क्या करने वाला है, बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं बेटा, क्या लगाने वाला है, बाई पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन से, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, हम लोग क्या करने वाला है, बाई पार्ट्स लगाने वाला। जैसे ही बाई पार्ट्स लगाओगे तो बाई पार्ट्स तो अपने को आता है, यहां से जैसे बाई पार्ट्स लगाया तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, e के पावर z इंटू z माइनस e के पावर z, e के पावर z कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ e के पावर z, z माइनस 1 प्लस में c बना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब जैसे बेटा ये मेरे को मिला ना, मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे वापस z और t को रिप्लेस करूंगा x और y वाला फंक्शन में, तो रिप्लेस करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, -1/y इक्वल टू ये वाला चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इसमें है, बचा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बचा हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है, समझिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, अगर कभी भी लिखा हो x dy प्लस में y dx, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे u इंटू v लगाया गया है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, छोड़ो पकड़ो मेथड इसको भी बोलते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे ही ये देखो तो तेरे दिमाग में ये चमक उठना चाहिए कि अच्छा x dy प्लस y dx क्या है, d ऑफ xy, यानी डेरिवेटिव ऑफ xy है। x dx प्लस में y dx, बेटा प्लस हो या माइनस हो तो भाई x dx के साथ है, y dy के साथ है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा x² प्लस में प्लस माइनस y² डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और ये डेरिवेटिव, अब देखो मेन जो इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, वो समझिएगा ध्यान से, ये वाला चीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का होने वाला है, ठीक है। जैसे बेटा ये चीज लिखा आपके सामने, y इंटू, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ बेटा, x dy माइनस में y dx, मेरे सामने ये लिखा हुआ है, तो मेरे को तो पता है कि भाई u y v जो होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ u y v, ये क्या होता है बेटा, नीचे वाला का स्क्वायर करना होता है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश, ऐसा लिखना होता है। तो भाई मैं कुछ ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का करने वाला हूँ। मेरे को दिखा कि बीच में माइनस, तो माइनस ऐसा दिख रहा है, तो देखिएगा ये जो v है ना बेटा, इसी का तो स्क्वायर नीचे करना होता है, जो पहला वाला लिखा है। तो ये जो लिखा है ना, मैं देखते ही मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से ये जो पहला लिखा है इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे लिखना बेटा, ये करोड़ों का फायदा हो गया, यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ y बाई एक्स, क्या ये y बाई एक्स का डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए। जैसे ये चीज लिखा है, ये मेरे को क्लिक करके अच्छा डेरिवेटिव है y बाई एक्स का, अब मेरे को ऐसा लिखा रहेगा y dy तो कर लोगे, ये लिखा रहेगा y dx माइनस एक्स डी वाई। क्या करूंगा, अरे सर y dx माइनस एक्स डी वाई ना, माइनस लगाया ना, तो इसका मतलब u y v लगा होगा पक्का। जैसे ये y डी तो ये जो पहला वाला है इसी का स्क्वायर कर दीजिए ना सर, जैसे स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये बन जाएगा, ये दिख जाएगा, अच्छा ये डेरिवेटिव ऑफ, क्या है ये, डेरिवेटिव ऑफ x बाई y है, क्या है, x बाई वाई, क्या ये है कि नहीं, हाँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपको क्लिक आना मतलब क्लिक कर जाना चाहिए, तुरंत देखते ही कि अच्छा ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, देखिएगा टी डी टी लिखा हुआ है बेटा, ऑब्वियस है फंक्शन t है और dt में है, तो ऑब्वियस t² प्लस में c, एक्स वाई d ऑफ एक्स वाई, देख रहे हो ये एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो ऑब्वियस है, अपने को पता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में c, ln x यहाँ लिखा है, यहाँ ln x डायरेक्टली सेम फंक्शन है। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू में d ऑफ x क्या होता है, डायरेक्टली अपन लिखते हैं ना x² 2 प्लस में c, तो यही तो है, यहाँ पे लिखा है ln x, ठीक है, dx d ऑफ ln x ऐसा लिखा गया है, ऐसा तो भाई डायरेक्टली लिख दूंगा ln x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, e के पावर x का होल स्क्वायर d ऑफ e के पावर x, तो लिखेंगे e के पावर x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में c, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था, ये अपने को आता है। मैं इससे रिलेटेड जेई में एक क्वेश्चन आया
2024 में इसको डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। देखिएगा, जैसे बेटा ये क्वेश्चन लिखा है dx अपॉन dy बराबर में 1 + x, ये क्वेश्चन अपना, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मैं कैसे डील करने वाला हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा, थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगा इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा, ठीक, y dx बराबर में dy प्लस में x dy माइनस y स्क्वायर dy, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये बेटा ना इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, इसको उधर ले गया, तो y dx माइनस x dy आया, dy इसमें से कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये बना 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, आप देखना ध्यान से, मैं डिवाइड करूंगा y स्क्वायर से। क्यों, मेरे को ये देखते ही क्या क्लिक किया कि अच्छा y स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए। y स्क्वायर से डिवाइड क्यों करना चाहिए, ये बनेगा x बाई y का डेरिवेटिव बन जाएगा। देखिए मैं y स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इधर भी किया इधर भी किया, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये तो मेरे को दिख गया कि अच्छा सर ये है d ऑफ x बाई वाई, हाँ डेरिवेटिव ऑफ x बाई वाई, तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ x बाई वाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या y स्क्वायर, तो इसको अलग अलग कर दिया, इस टाइप से बना। बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला है, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हट जाएगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो x बाई वाई बराबर में -1 है, वन बाई वाई स्क्वायर का -1 बाई वाई इंटीग्रेशन होता है, और y1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे -y प्लस में c। अब मेरे को तो ये दे रखा है ना बेटा x ऑफ 1 बराबर 1 दे रखा है, यानी आपको y का वैल्यू 1 रखना है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1, यानी अपने को कुल मिला के x और y का वैल्यू 1 रखिएगा जल्दी जल्दी से। x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू इस फंक्शन में 1 रखेंगे बेटा, इस जैसे इसमें रखेंगे तो रखते ही मेरे को क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से c का वैल्यू आ जाएगा 3, c का वैल्यू आएगा 3, यहाँ पे वापस रख दो, तो ये बन जाएगा मेरे को इस तरीके से। मेरे से पूछा गया था कि आप बताइए x ऑफ 2, ऐसा पूछा गया है, 5 ऑफ x ऑफ 2 पूछा गया, यानी y का वैल्यू कितना रखना है मेरे को 2 रखना है, तो y का वैल्यू कितना डालूंगा 2 रखूंगा। जैसे ही 2 रखा बेटा तो ये बन गया x ऑफ 2, क्या बन जाएगा x ऑफ 2 बराबर x ऑफ 2 और y का वैल्यू कितना रखना है यहाँ पे 2, तो ये मेरे को मिल जाएगा x ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो मैं क्या करूंगा ना 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे इसमें 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे बेटा ये देखिएगा 2 लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट 2023 में जेईई मेंस में पूछा गया, ये 2023 जेईई मेंस में ये पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा किस टाइप से डील करते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई में आया था 2023 में जेईई मेंस में, है ना। किस तरीके से करेंगे, ये पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है क्वेश्चन अपना, मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बनाया, x dy मेरे को दिखा और y dx दिखा, इसको उधर ले गया, एक तरफ शिफ्ट किया, ये वाला पूरा का पूरा चीज जो है इधर लिख दिया और ये लिख दिया। जैसे ये देखा ना तो मेरे को लगा कि भाई ये जो है ना ई वाई भी लगेगा, तो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा, जानते हो, डी ऑफ वाई बाई एक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, डी ऑफ वाई बाई एक्स बनेगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिएगा कुछ इसी टाइप से बना। मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिवाइड करते ही बेटा ये बन गया डी ऑफ क्या, डी ऑफ वाई बाई एक्स बना कि नहीं बना, बन गया ना। और राइट साइड में एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई, ये वाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर। अरे ये भी कुछ दिख रहा है सर, ये तो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, हाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख दिया, इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स लिख दिया, माइनस 3x स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, डी से डी ये वाला ये सब दोनों हट जाएंगे, वाई बाई एक्स आएगा, ये खत्म एक्स वाई वाई, और ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, तो ये अपने y बाई एक्स बराबर एक्स वाई माइनस एक्स क्यू प्लस सी आ गया, ठीक है। ताइयों पे ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी जो है ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्या बेटा, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है, लास्ट टॉपिक इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब होता है भाई, ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री पे कर्व एक दूसरे को क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो। जैसे कि कुछ इस टाइप से कर्व बताया गया है यहाँ पे, देखिए कुछ इस टाइप से ये कोई कर्व रहा है C1, इसी तरीके से कुछ इस टाइप से कर्व C2 रहा है। ये कर्व एक दूसरे को किस पे कटेंगे, 90 डिग्री पे, इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब लाइन एक दूसरे को, ये लाइन जब लाइन दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो इसका स्लोप है यानी m1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, m2। जब लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ही परपेंडिकुलर होता है तो बोलते हैं m1 इंटू में m2 बराबर -1। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो m1 और m2 क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो बेटा इसको किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, याद रखिएगा। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली,
ठीक है। रिप्लेस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिप्लेस dy बाई डी एक्स क्या करना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्यों करना है, अरे अभी तो पढ़े कि m1 जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, दो कर्व परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। तो भाई अगर इसको मानोगे dx बाई डी वाई मानोगे, सॉरी dy बाई डी एक्स मानोगे, तो ये जो आएगा क्या आएगा, ये भाई इसको माना तुम dy बाई डी एक्स इंटू में m2 बराबर कितना, -1। तो यहां से m2 क्या नहीं आएगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, यही तो आएगा। इसीलिए इसको रिप्लेस करना है, dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या डालना है, माइनस टाइम्स ऑफ dx बाई डी वाई। अब अपने को और आगे देखते हैं बेटा। अब क्या करना अपने को, नाउ सॉल्व ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमें ऑर्थोगोनल कर्व मिलेंगे। यही तो है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। फाइंड ऑर्थोगोनल फैमिली फॉर x² प्लस y² इक्वल टू कितना बेटा, a²। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया था, यह है 2x प्लस में 2y dy बाई dx बराबर में कितना आएगा बेटा, 0। यहां से dx बाई डी वाई क्या आएगा, सॉरी dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2x, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आएगा -x बाई वाई आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -x बाई वाई। अब देखिएगा -x बाई वाई आया ना। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं बेटा, क्या करते हैं बच्चे, क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं तुमको। ये देखना, बच्चे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर -x बाई वाई आया। बच्चे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है, इसके जगह पे लिखना है -dx बाई डी वाई लिखना है। क्या लिखना है, -dx बाई डी वाई। बच्चे क्या करते हैं ना, ये -dx बाई डी वाई बराबर में इसको उल्टा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये आया dy बाई डी एक्स बराबर कितना आया, -x बाई वाई आया। बच्चा क्या करता है ना, उल्टा देता है, इसको उधर भेज दिया, या y बराबर में x -y बराबर x, और इसको लिख दिया ऐसे चालाकी से, समझ रहे हो, ऐसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नेगेटिव से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या आएगा, मैं वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा dy बाई, ये आ रहा ना, तो देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई ऐसा करता है, नहीं ये गलत है बेटा। अपने को इस dy बाई dx को ही रिप्लेस करना है। क्या करना है, dy बाई dx को। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये तरीका बिल्कुल भी क्या है, गलत है। कौन गलत है, ये वाला, ये गलत है। आपको इसके जगह पे dx बाई डी वाई लिखना है, -dx बाई डी वाई लिखना है, रिप्लेस करना है, ये सही है डायरेक्टली। ऐसा नहीं करना कि इसको क्या करना, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y बाई x लिख दिए और इसको इधर ला दिए -dx बाई डी वाई लिख दिया, ऐसा नहीं, ये गलत है ना। रिप्लेस करना है, इसको हटा के इसके जगह पे -dx बाई डी वाई लिखना है। अब इसको इंटीग्रेट करना, दोनों तरफ कर दो, बस बात खत्म। जैसे इंटीग्रेशन किया बेटा, ln x बराबर ln y प्लस में क्या आया, c आ जाएगा। अब जैसे ये चीज आ जाएगा तो तुमको आपको समझ में आ गया किस तरीके से अब करना है। ठीक है, ln भाई दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो c को भी लिख दो ना ln c में, क्योंकि फॉर्मूला यहां से बन जाएगा तो y बराबर cx आ जाएगा। अब बेटा जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, y बराबर cx हम लोग जानते हैं। c यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोई पैरामीटर है, अभी बताया तो था पैरामीटर क्या होता है, तो y बराबर में बनेगा ये cx। c का वैल्यू अलग अलग रखोगे तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। c का वैल्यू 1 रखोगे तो y बराबर x, c का वैल्यू 3 रखोगे y बराबर 3x, c का वैल्यू -5 रखोगे तो y बराबर -5x बनेगा। ये क्या बनेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा यहाँ पे होता है खत्म। जो भी इसके अंदर टॉपिक्स था मैं सारा का सारा यहाँ पे कंक्लूड कर चुका हूँ। जल्दी से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एडवांस का लेके, ताकि ये जल्दी से निपट जाए, क्योंकि बहुत लंबा करने का मतलब कुछ भी नहीं होता। मेन चीज है कंसेप्ट समझ में आना। मैथ्स में कंसेप्ट अगर फंडामेंटल सबका अच्छा है और कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। थैंक यू।